आप कोई भी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट से पूछ लो, लॉ में कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन आंसर लिख नहीं पाते। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा बैच लाया जाए जिसमें आपके कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन और राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए। एंड आपको तो पता है इंस्टीट्यूट इज़ आस्किंग ऑल न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा। अगर आप पिछले 5 आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम पेपर्स देखोगे तो यू विल फाइंड दैट ऑल न्यू क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम। कॉन्सेप्ट आते हुए भी स्टूडेंट्स 2 लाइन से ज़्यादा लिख ही नहीं पाते। हमारे कितने टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट हैं, जब वो स्टार्टिंग में आते हैं तो फर्स्ट पेपर के बाद ही हमारी 1 आध घंटे कॉल चलती है कि एक्चुअली में आंसर लिखते कैसे हैं। सो दिस टाइम वी थॉट एक प्रॉपर बैच बनाते हैं जहाँ पर वी विल टारगेट सॉल्विंग 100 क्वेश्चंस। तो ये मेरा मिशन 100 बैच है जहाँ पर मैं आपके साथ टोटल 100 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करने वाली हूँ। इट्स अ पेड बैच। पेड इसीलिए है क्योंकि ये सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस बैच नहीं है, ये एक टेस्ट सीरीज़ भी है। जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे हमारे क्लास में, आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके मुझे भेजोगे फॉर चेकिंग एंड फीडबैक। तो आप ये मत समझो कि मैम राइटिंग प्रैक्टिस बैच है, इसमें हम क्यों ज्वाइन करें। राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आपको हर एक जो आपने राइटिंग करके भेजा है ना पीडीएफ, हर एक पीडीएफ का आपको फीडबैक मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, आप खुद से राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको लगता है हाँ ये ठीक ही लिखा होगा, मैंने यहाँ वहाँ के हमने वीडियोस देख ली और फिर ऐसे लगता है हाँ आ गई राइटिंग प्रैक्टिस, आ गया, लेकिन एग्जाम में उतने मार्क्स नहीं आते हैं। दैट इज़ बिकॉज आपने कभी किसी का फीडबैक ही नहीं लिया। और जब जो फैकल्टी सिखा रही है अगर वही आपको फीडबैक दे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली मिस्टेक कहाँ पर हो रही है, एग्जामिनर की क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके आंसर में क्या मिसिंग है, कैसे इम्प्रूव करना है। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए ये एक पेड बैच है। तो आप समझो कि ये एक तरीके की राइटिंग प्रैक्टिस कम टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए। सारे न्यू क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चन आपको पास्ट एमटीपी आरटीपी या फिर एग्जाम में नहीं मिलेगा। दे आर ऑल ब्रांड न्यू क्वेश्चंस। और इंस्टीट्यूट भी तो ऐसे ही पूछ रहा है, पिछले 5 साल की अगर आप एमटीपी आरटीपी पास्ट एग्जाम देख लो तो एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है उन्होंने। तो इतनी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ना हम कि जब आप मेन एग्जाम में लिखने जाओगे तो आपको लगेगा मैम ऐसे लग रहा था कि आप कई टेस्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नया लगा ही नहीं। तो उस तरीके की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब 100 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगी ना आपकी, और इतने कम टाइम में कैसे कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम हर यूनिट में से 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ऐसे 5 क्वेश्चंस लाइक आप देख लो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपके 9 यूनिट्स हैं तो 5 क्वेश्चंस पर यूनिट इंटू 9 यूनिट्स मतलब 45 क्वेश्चंस तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही हो गए। तो ऐसे हर यूनिट में से 5 क्वेश्चंस करेंगे। अब आप अगर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस देखोगे तो क्वेश्चंस जनरली वेटेज के आते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 5 6 और 7 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 3 4 इन सब के लिए कितना लिखना चाहिए, इनकी लेंथ अलग होती है, इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन अलग होती है और टाइम मैनेजमेंट भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको 2 मार्क्स का और 3 मार्क का इतना सब लिखने को आता है कि हमने बहुत लाइक 2 पेज लिख दिए और फिर 6 मार्क के 2-3 क्वेश्चंस छोड़ दिए। दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो कौन से कितने मार्क्स के लिए क्या लेंथ होनी चाहिए, आपको कितने सेंटेंसेस लिखने चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो एक डेमो ले लेते हैं आज यस कि एग्जैक्टली आपको बैच में क्या मिलेगा। इट्स अ लाइव बैच स्टूडेंट्स। टाइमिंग हमने यही सोचा है कि इवनिंग का टाइम रखेंगे 6 to 7:30 ताकि आप दिन भर में बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ लो, लॉ रिवाइज भी कर लो बिकॉज रिविजन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बिना रिविजन के आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो हमारा ये मानना है कि ड्यूरिंग द डे आप लॉ रिवाइज कर लो और फिर इवनिंग में 6 to 7:30 हम मिलेंगे एंड वी विल डू राइटिंग प्रैक्टिस। तो मैं आपको लेक्चर में बताऊंगी कि 2 मार्क्स है ना तो कितने सेंटेंसेस लिखने चाहिए, आपकी आइडियल लेंथ क्या होनी चाहिए। थोड़ा वेरी होगा, क्यों, क्योंकि एग्जाम में दे समटाइम्स आस्क मेनी 2 मार्क क्वेश्चन, समटाइम्स मेनी 6 मार्क क्वेश्चंस। लेकिन आपको जब लेंथ पता चल जाएगी ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लो मुझे पता है कितना लिखना है। ओके तो 2 मार्क क्वेश्चन में जैसे आज हम एक डेमो ले लेते हैं कि बैच में क्या मिलने वाला है आपको। तो 2 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन है तो ये जनरली उसकी जो फ्रेमिंग होती है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है और एक ही इशू के बारे में बात करें, मतलब ऐसे 2-3 सेक्शंस कंबाइन नहीं करेंगे। मैम आपको कैसे पता है ये,
मैंने 5 साल के जो पेपर्स हैं, लाइक 5 ईयर्स, 5 अटेम्प्ट्स नहीं, 5 ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो गो थ्रू किया है। और फिर उसमें से मुझे ये पता चला है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं कितने, क्या लेंथ के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो आई हैव स्टडीड ऑल द पास्ट पेपर्स। हाँ, उसमें 2024 से ही आपका न्यू सिलेबस आया था, लेकिन उसके पहले भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं ना, तो उसमें एक आइडिया आ जाता है कि इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन क्या है। तो जनरली 2 मार्क्स में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही पूछते हैं, एक ही इशू के बारे में, एक ही सेक्शन, एक ही कॉन्सेप्ट पे वो बेस्ड रहता है। ये जो क्वेश्चन होता है ना, वो ऑन एन एवरेज 2 से 4 सेंटेंसेस का होता है, मैक्सिमम 5 सेंटेंस, वो भी रेयर है। तो 2 to 4 सेंटेंस का क्वेश्चन होता है। ऐसे ही 3, 4, 5, 6 और 7 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। लेक्चर में मैं आपको सबकी लेंथ बताऊंगी कि इतने लेंथ का आपको क्वेश्चन आएगा। अच्छा मैम, इतना क्वेश्चन है, मतलब इतनी रीडिंग तो हमको करनी ही पड़ेगी। यस, तो जिसको रीडिंग प्रैक्टिस नहीं है फिर उसको पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीडिंग है। तो अभी क्या करें, रोज़ एक पेज पढ़ो न्यूज़पेपर का, रीडिंग की प्रैक्टिस करो। तो ये हो गया क्वेश्चन, मतलब इतने वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, और हर क्वेश्चन जैसे 2 मार्क्स का रहेगा तो 2 से 4 सेंटेंस का मिनिमम क्वेश्चन रहता ही है। अब अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आया है तो उसमें हम लिखें कितना, क्योंकि पढ़ के ऐसे लगता है अरे इसमें तो हम एक पेज पूरा आंसर बना सकते हैं। इतना लिखना है क्या? नहीं, इतना नहीं लिखना है। अगर सपोज आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है तो 4 to 6 सेंटेंसेस उसमें आपको आपका आंसर फिनिश कर देना है। कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स? मेरे हिसाब से आपको आपका जो आंसर है ना वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। प्रोविजंस, फैक्ट्स ऑफ द केस, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। मैं आपको लेक्चर में बताऊंगी किसमें क्या और कितना लिखना है। तो अब अगर आप अपने आंसर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, तो आपने सबसे पहले लिखा प्रोविजंस, फिर उसके बाद में फैक्ट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। मैम, इंस्टीट्यूट के हमने सजेस्टेड आंसर्स देखे, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि उन्होंने हेडिंग्स नहीं लिखी हुई हैं, हम हेडिंग्स डाल रहे हैं। लेकिन उनका अगर आप फ्लो देखोगे ना तो वो ऐसा ही है, प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। फ्लो इज दिस ओनली, सिर्फ उन्होंने हेडिंग नहीं डाली, मैंने हेडिंग डाल दी। अच्छा, तो अगर सपोज 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है तो आपको 4 to 6 सेंटेंसेस टोटल लिखने हैं। प्रोविजंस में आप 2 से 3 सेंटेंसेस लिखोगे। मैम, प्रोविजन में लिखते क्या है? प्रोविजंस में आप सेक्शन नंबर लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की रेलेवेंट थियोरी है वो लिखोगे। केस लॉ, अगर कोई केस लॉ एप्लीकेबल है इफ़ एनी, तो उसका नाम लिखोगे। फैक्ट्स में आप जो क्वेश्चन के फैक्ट्स है वो बहुत ही ब्रीफली लिखोगे, लाइक अराउंड 2 to 3 सेंटेंसेस मैक्स। मेरे हिसाब से तो 2 सेंटेंस में आपको निपटा देना चाहिए ये। मैम, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भी इतना लिखें? मैं बताती हूँ आपको, 1 मिनट पहले आप फ्लो समझ लो। एनालिसिस, इसमें आप सॉल्यूशन दोगे। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो प्रोविजंस और एनालिसिस के लिए ही होते हैं। कंक्लूजन, 1 सेंटेंस ऑफ कंक्लूजन इज इनफ, 1 या 2 सेंटेंसेस। अब ये जो पैटर्न है ना ये कॉमन है, फिर मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको इसमें कितना लिखना है, लेकिन फ्लो यही रहेगा, पहले प्रोविजंस, फिर फैक्ट्स, सॉल्यूशन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। फैक्ट्स 2 सेंटेंसेस या 3 सेंटेंसेस मैक्स, ठीक है, डिपेंड करता है। अभी 6 मार्क का क्वेश्चन होगा तो ज़्यादा फैक्ट्स होंगे ना। इसके कोई मार्क्स नहीं है, फैक्ट्स ऑफ द केस के कोई मार्क्स नहीं है, सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन है, इसलिए ज़्यादा नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, लिखेंगे बट ज़्यादा नहीं। तो एक पेपर, अगर आप केस बेस्ड की बात कर रहे हो तो ये पैटर्न आप फॉलो करोगे। इसके ऊपर मैं और भी बताऊंगी आपको लेक्चर में। अब 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 to 6 सेंटेंस की इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन है, उतना लिखना है आपको, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 सेंटेंसेस आप प्रोविजंस में लिखोगे, 2 से 3 सेंटेंसेस एनालिसिस में, और 1 सेंटेंस आपका कंक्लूजन रहेगा। क्यों?
क्यों एक सेंटेंस? क्योंकि ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और इसमें एक सिंगल इशू ही डिस्कस किया जा रहा है, तो उसको आप एक ही सेंटेंस में कंक्लूड कर सकते हो। मैम कंक्लूजन कैसे फ्रेम करें, हमें कैसे पता चलेगा कंक्लूजन में क्या लिखना है? आई विल टेल यू व्हेन वी डिस्कस द क्वेश्चन कि कैसे पता चलेगा कंक्लूजन में क्या लिखना है। अच्छा, ये मेरा एक जनरल मानना है कि 1 मार्क के लिए आपको 2 से 2.5 मीनिंगफुल सेंटेंसेस लिखने हैं। 2.5 मतलब शॉर्ट में एक कोई सेंटेंस। तो अगर सपोज 4 मार्क का आपका क्वेश्चन है तो अराउंड 1 मार्क विल बी अराउंड 2 सेंटेंसेस। तो 2 मार्क का है तो 4 सेंटेंस या मैक्सिमम 5 से 6 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो हर 1 मार्क के लिए आपको 2 या 2.5 सेंटेंस लिखने, हर 1 मार्क के लिए। तो सिंपल हो जाता है ना। 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो मुझे 4 to 5 सेंटेंसेस, मैक्सिमम 6 सेंटेंसेस, तो एक मैं एवरेज ले लेती हूँ 4 to 6 सेंटेंसेस। 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो अराउंड 6 to 9 सेंटेंसेस, इतना तो लिखना है आपको। तो ये याद रखना, हर 1 मार्क के लिए आपको 2-2.5 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 2 to 4 सेंटेंसेस, जिसमें 2-3 सेंटेंसेस प्रोविजंस में, 2-3 एनालिसिस में और 1 सेंटेंस कंक्लूजन में लिख के आपका आंसर खत्म हो जाएगा। अच्छा, 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट सेक्शन का रेफरेंस देना, मतलब आपको डेफिनेशन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कंसीडरेशन का क्वेश्चन आ गया तो पहले आप कंसीडरेशन डिफाइन करो, उसके बारे में लिखो, नो इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, डायरेक्ट सेक्शन और उसके प्रोविजंस लिख दो। 2 मार्क्स का ही तो है। तो 2 से 3 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट सेक्शन का रेफरेंस दे देना है आपको, एज पर दिस सेक्शन, और वो सेक्शन की क्या प्रोविजंस है वो लिखने हैं। टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन लिखना है और जल्दी से कंक्लूजन में आना है। तो प्रोविजन में 2 से 3 सेंटेंस, फैक्ट में 1 ही सेंटेंस, फिर 2 से 3 सेंटेंस एनालिसिस और 1 सेंटेंस कंक्लूजन में। आपको पता है स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या करते हैं? वो प्रोविजंस लिखते ही नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। पहले एक बैकग्राउंड, एक प्रोविजन देनी है। ये थियोरी है, अब इसको अप्लाई करके हमने एनालिसिस बनाया है। एक क्वेश्चन कर लेते तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये मेरे राइटिंग प्रैक्टिस बैच का एक सैम्पल क्वेश्चन है, ठीक है? ये 2 मार्क्स का है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, अब हम सपोज यूनिट 1 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो उस यूनिट 1 में मैं करवाऊंगी आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क और 6 मार्क के क्वेश्चंस। तो हर यूनिट में से हम 5 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? हर यूनिट में से हम 5 क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क का, एक 3 मार्क का, एक 4 मार्क का, एक 5 मार्क का, एक 6 मार्क का। तो ऐसे 5 क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी यूनिट करेंगे। फिर जब हम यूनिट 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें भी 5 क्वेश्चन, एक 2 मार्क का, एक 3 मार्क का, एक 4 मार्क का, एक 5 मार्क का, एक 6 मार्क का, ठीक है? अब ये हमारा राइटिंग प्रैक्टिस है। रोहित ऑफर्ड टू सेल हिज बाइसिकल टू मोहन for 5,000 rupees and asked him to confirm within 3 days. Mohan received the offer but he did not reply within the stipulated time. After 5 days, Mohan sent a message accepting the offer. Now Rohit refused to sell the bicycle. क्वेश्चन पढ़ के कई बार तो हमको समझ ही नहीं आता कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, कौन से कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। हिंट दूंगी आपको मैं, आई विल शो यू कि क्वेश्चन में से ही आप कैसे जान सकते हो कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ये सेक्शन पे वो क्वेश्चन बेस्ड है। अब देखो, रोहित ऑफर टू सेल हिज बाइक टू मोहन फॉर 5,000 एंड आस्क्ड हिम टू कंफर्म विद इन 3 days। मतलब तू तेरा रिप्लाई, तू तेरा एक्सेप्टेंस 3 दिन में दे देना। उसने क्या बोला? यू गिव योर एक्सेप्टेंस विद इन 3 days, मतलब एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। और अगर मैंने नहीं दिया, मैंने प्रिस्क्राइब टाइम में एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो ऑफर को क्या हो जाएगा? ऑफर लैप्सेस। तो देखो आंसर तो इधर ही बन गया मेरा। हिंट क्या है, कैसे सोचा मैंने कि रोहित ने इसको बाइसिकल ऑफर की और बोलता है कि तू 3 दिन में कंफर्म करना।
एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। अगर मैंने नहीं दिया तो ऑफर लैप्सेस। मोहन रिसीव्ड द ऑफर बट ही डिड नॉट रिप्लाई विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, ऑफर लैप्सेस। 2 पॉइंट्स तो मुझे यहीं पे मिल गए, यही तो एलैबोरेट करना है। आफ्टर 5 days अगर वो अपना एक्सेप्टेंस देते तो क्या वो एक्सेप्टेंस वैलिड है? एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। एग्जामिन वेदर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, नो। मेरा आंसर रेडी है, 4 सेंटेंसेस बन गए, मैं लिखने आई एम रेडी टू राइट। अच्छा, अब प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन। तो प्रोविजंस में हम क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम, और अगर प्रिस्क्राइब टाइम नहीं लिखा है तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम। इफ इट इज नॉट देन द ऑफर लैप्सेस। ये सेक्शन 6 में दिया है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अब एप्लीकेबल सेक्शन हिंट, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है? हिंट क्या है, मैं आपको हर क्वेश्चन में बताऊंगी कि कैसे फाइंड करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कौन सा है। तो यहां पर यू हैव टू कंफर्म विद इन 3 days। तो ये जो विद इन 3 days है ना, ये हिंट है कि आपको सेक्शन 6 अप्लाई करना है। टारगेट सेंटेंस में 5 to 6 सेंटेंसेस लिखूंगी, प्रोविजंस में इतना 2 to 3 सेंटेंसेस, एनालिसिस, कंक्लूजन। मैम आपने फैक्ट्स नहीं लिखे, 2 मार्क का है ना, फैक्ट्स नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, देखो प्रोविजंस में क्या लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, देखो लिखा कैसे है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 या एज पर भी लिख सकते हो आप। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन, आई कैपिटल, सी कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल सी, एक्ट ए कैपिटल, फिर कॉमा है, फिर 1872 है, फिर से कॉमा है। तो जब भी आप सेक्शन लिखते हो तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, कौन सी एक्ट का, क्योंकि हर एक्ट में सेक्शन 6 है। इंडियन, ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इस तरीके से आपको लिखना है, कॉमा डाल के। अ प्रपोजल इज रिवोक्ड मतलब कैंसिल हो जाता है। प्रपोजल का मतलब होता है ऑफर। मैम प्रपोजल वर्ड नहीं लिखा, ऑफर लिखा तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अ प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम। कैसे? when the time for acceptance of offer is fixed, okay, when the time is fixed for acceptance and it is not accepted within a fixed time, offer comes to an end automatically on expiry of the fixed time। own words में लिख सकते हैं, ट्राई करो, लेकिन थोड़ा सा इससे क्लोज ही रहना है आपको। when the time is fixed for acceptance of offer, offer must be accepted within the prescribed time, otherwise the offer lapses। ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। If no time is prescribed, ठीक है, if no time is prescribed, then the offer lapses after expiry of reasonable time। What is reasonable? It is not defined in law। ये सब नहीं लिखना है आपको। It is not defined in law, it depends on the facts and circumstances of the case। ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन करी हूँ, लिखना नहीं है। तो आपने देखा मैंने अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, ये तो इंट्रोडक्शन सेंटेंस है, ये 2 सेंटेंस में मैंने, ये सेंटेंस 1 और ये 2 सेंटेंस में मैंने प्रोविजंस खत्म कर दिया, टू द पॉइंट है और इतना ही है उसमें। फैक्ट्स, इसको आप क्वेश्चन को ओन वर्ड्स में लिखना है। देखो इसमें ना मार्क्स नहीं है तो बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान मत देना। कैसे लिखेंगे? रोहित मेड एन ऑफर टू मोहन विद द कंडीशन दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद इन 3 days। मोहन कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस आफ्टर 5 days। बस इसको शॉर्ट में करके लिखना है, ब्रीफ, जैसे प्रेसी राइटिंग थी ना स्कूल में वैसे। एनालिसिस में क्या लिखोगे? अब आपने थियोरी लिख दी, अब आपने रोहित, मोहन, इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। अब फैक्ट्स और प्रोविजंस को मिक्स करके एनालिसिस बनेगा। अब आपको सॉल्यूशन देना है, पार्टीज का नाम लिख के। सिंस द एक्सेप्टेंस, अब आपको ये वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दो, 2 मार्क्स का है ना।
सिंस द एक्सेप्टेंस वॉज नॉट गिवन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, ऑफर लैप्स्ड आफ्टर 3 days। देखो कितनी शॉर्ट और टू द पॉइंट सेंटेंसेस है। ऑफर क्यों लैप्स हो गया, देखो वो तो सॉल्यूशन मैंने पहले ही लिख दिया था। ऑफर क्यों लैप्स हो गया, बिकॉज द एक्सेप्टेंस वॉज नॉट गिवन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, ऑफर लैप्स्ड। Therefore, मोहन्स एक्सेप्टेंस आफ्टर 5 days इज नॉट वैलिड। मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि पूछा है एग्जामिन वेदर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड। मैंने ये भी लिखा है एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड, तो उसी को लिखा ना एनालिसिस में, एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड, इट डज नॉट क्रिएट अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन रोहित, इट डज नॉट क्रिएट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे तो भी चलेगा। तो क्या लिखा मैंने कि एक्सेप्टेंस इज नॉट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, एक्सेप्टेंस इज नॉट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, तो ऑफर क्या हो गया, ऑफर लैप्सेस। अब उसने 5 दिन के बाद एक्सेप्टेंस दिया ना, इट्स नॉट वैलिड, इट डज नॉट क्रिएट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब मैम कंक्लूजन में क्या लिखे हम, जो भी आपको लास्ट सेंटेंस में पूछा गया ना क्वेश्चन के, वो आपको आंसर करना है कंक्लूजन में। तो क्या लिखा है देखो, एग्जामिन वेदर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म, तो आप कंक्लूजन में क्या लिखो, इसी का आंसर जो लास्ट में पूछा है ना उसी का आंसर। नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड एज द एक्सेप्टेंस वॉज मेड आफ्टर द लैप्स ऑफ ऑफर। अब ये जो है वो एक्चुअली में कंक्लूजन है, नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, लेकिन ये मेरा मानना है कि आपको लिखना चाहिए। क्यों मैम, लेकिन वो हमने एनालिसिस में लिखा है ना, एक सेंटेंस में सिर्फ एक, क्यों नहीं, बिकॉज द एक्सेप्टेंस वॉज मेड आफ्टर द लैप्स ऑफ ऑफर। ये मेरा मानना है कि सिर्फ ये मत लिखो नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, क्यों नहीं, बिकॉज एक्सेप्टेंस वॉज गिवन आफ्टर द ऑफर लैप्स्ड, या आप लिख सकते हो नो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म बिकॉज ऑफर लैप्स्ड। ये सब नहीं लिखना है तो चलेगा, सिर्फ इतना लिखो बिकॉज द ऑफर लैप्स्ड। ठीक है, तो अब कितना लिखेंगे हम, देखो काउंट करो सेंटेंसेस, दो हमने प्रोविजंस में लिखे, फिर 2 सेंटेंस मैंने एनालिसिस में लिखे और एक ही सेंटेंस कंक्लूजन में। तो देखो ये 3 सेंटेंसेस इधर, 3 सेंटेंसेस, सॉरी 2 क्या लिख रही हूँ मैं, 2 सेंटेंस इधर, 2 सेंटेंस इधर, इधर एक, हो गए ना 5 सेंटेंसेस। ये देखो 5 सेंटेंस में मेरा आंसर हो गया। इसको भी अगर आप गिन लोगे तो 6 सेंटेंस में, तो 5 to 6 था तो भी मेरा 6 में हो गया ना, 6 सेंटेंस। मैम ये लिखना है क्या प्रोविजंस फैक्ट्स ऐसे इतना प्रॉपर 2 मार्क के लिए, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आप ये हेडिंग्स मत दो ना, लेकिन फ्लो तो वही मेंटेन करना है आपको। अच्छा, मैंने एक हिंट भी दिया आपको, एक सजेशन है, डायरेक्टली कंक्लूजन मत लिखो, फैक्ट्स मत लिखो, पहले प्रोविजंस लिखो, फिर बाद में सॉल्यूशन है। डोंट स्टार्ट नो इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पहले प्रोविजंस लिखो। तो आपका एक्चुअल फाइनल आंसर ऐसा होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रपोजल इज मैम ये तो कितना छोटा सा है, अरे आप अपनी ओन हैंडराइटिंग में लिखोगे तो ये आधे पेज का हो जाएगा, ये तो प्रिंट फॉर्म में है ना, लिखने जाओगे तो बड़े। मैम मेरे पास ना बहुत टाइम है, मेरी स्पीड भी बहुत अच्छी है, तो मैंने अगर ये हेडिंग्स दे दी क्योंकि इससे लेंथ भी मिलती है, दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम नहीं है तो यही लिखना। अब देखो मैंने यहाँ पे फ्लो क्या मेंटेन किया है, ये देखो, ये प्रोविजंस हैं, ये फैक्ट है, ये एनालिसिस है और ये कंक्लूजन। फ्लो वही रहेगा, सिर्फ हेडिंग नहीं डाली है मैंने, बाकी सब सेम ही है। तो इस तरीके से आपको 2 मार्क्स के आंसर को फ्रेम करना है। लेक्चर में मैं आपको ऐसे ही सिखाऊंगी कि 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो क्या लिखना है, 3 मार्क का, 4 मार्क का, सब कैसे लिखना है, और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे हर यूनिट में से 1-2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क्स, ऐसे मैं आपको वैरायटी के क्वेश्चंस कराऊंगी। तो एनरोल कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वेबसाइट पे विजिट कर लो, बैच सब अवेलेबल है। फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो मेरा मोबाइल नंबर मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, उस पर कॉल कर दो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है कि 2 मार्क का अगर क्वेश्चन आया तो आंसर कैसे लिखना है। बैच में मिलेंगे, स्टार्ट डेट और बैच की ड्यूरेशन, डिटेल टाइम टेबल मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, जहाँ पर हम एक और क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, एक बात तो बताना भूली गई मैं आपको, ये तो सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है ना, अब बैच में आप क्या करोगे, इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो मैंने डिस्कशन की है ये सिर्फ ओरली है ना, अब आप इसको बैठ के लिखोगे, लिख के मुझे PDF भेजोगे, आई विल चेक इट एंड आई विल ऑफर फीडबैक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक छोटा सा हाईलाइट कर लेते हैं बैच में हम क्या करने वाले हैं। तो ये लाइव बैच रहेगा, इवनिंग 6 to 7:30 का बैच रहेगा। हम क्वेश्चंस करेंगे लिख के प्रैक्टिस, हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का, एक 6 मार्क्स का, ऐसे 5 क्वेश्चंस करेंगे। हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप उसको लिखोगे एंड यू विल गिव इट टू मी एंड आई विल कॉल यू और आई विल मैसेज यू द फीडबैक। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो, कैसे इम्प्रूव करना है। धीरे धीरे आपकी आंसर राइटिंग की क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बैच में एनरोल कर लो, डिटेल्स सारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।